नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आज जो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं वो ग्रेजुएशन स्नातक बीए पॉलिटिकल साइंस का बुक है पर्यावरण अध्ययन और इसके परिचय के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैं आपको चैप्टर को बताने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने स्नातक के बच्चों को पढ़ाया है, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया है और आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बार मैं शुरुआत कर रहा हूं, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला बुक जो मैंने उठाया है वो है पर्यावरण अध्ययन और उसके परिचय के बारे में। इस बुक को उठाने के पीछे सबसे मेन रीजन क्या है कि अभी तक आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है, क्योंकि क्लास 12th में क्लास 10th के बाद ना, क्लास 10th तक तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। क्लास 12th के बाद कुछ बच्चे साइंस में चले जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स में चले जाते हैं। आर्ट्स में जाने के बाद उनके कॉलेज की अगर हम बात करें तो वो उसमें भी दो तरह के कोर्स आ जाते हैं। एक बीए प्रोग्राम आ जाता है, बीए पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। तो यहाँ पे बीए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए यह एक जो चैप्टर है ना, वो काफी समय के बाद रिपीट हुआ है। मतलब पर्यावरण अध्ययन उन्होंने 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा है। 10th में भी थोड़ा सा झलक उनको मिला, लेकिन अगर बच्चे आर्ट्स के हैं 11th 12th के, तो उनको पर्यावरण के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दिया गया। अचानक से कॉलेज में फिर से ग्रेजुएशन में, स्नातक में, बीए पॉलिटिकल साइंस में ये बातें अगर आ गई हैं तो इन्हें पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, ताकि पिछली जो यादें हैं वो ताजा हो जाए। तो इसी कारण से पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए यह चैप्टर, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे आशा है कि मैं जो आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, ये आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि अब बच्चे कॉलेज में आ गए हैं, थोड़ा और बड़े हो गए हैं। हालांकि बड़े तो आप 11th 12th में आके ही हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत बड़ा है और वो समझने वाला टॉपिक्स है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं वो सभी आपको बड़े ध्यान से समझना है। और आप चाहें तो हमारे पढ़ाने के साथ साथ इन सभी टॉपिक्स का नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको मेरे तरफ से नोट्स प्राप्त हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा दूं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का परिचय, चैप्टर का नाम है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल साइंस हमारे बुक का नाम है, और चैप्टर का नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ये चैप्टर 1 होने वाला है। स्नातक, ग्रेजुएशन भी कह सकते हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, ये सभी बच्चों के लिए कंफर्टेबल होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें पर्यावरण के अध्ययन के परिचय के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ना है, स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है, जल मंडल के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है और जीव मंडल के बारे में पढ़ना है। यही टॉपिक्स नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ क्या क्या जानना है, पर्यावरण के परिचय के बारे में जानना है कि पर्यावरण है क्या, कैसे उत्पत्ति हुई, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, इसके अलावा स्थल मंडल कौन कौन से हैं, जल मंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, जीव मंडल किसे कहते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इन सभी में से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार इसको फिर से रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि वायुमंडल आपको पहले से पता होगा, जल मंडल आपको पहले से पता होगा, स्थल मंडल आपको पहले से पता होगा, जीव मंडल आपको पहले से पता होगा। तो बहुत सारे इसमें आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको पहले से पता है। इसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। हमें पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच में क्या अंतर आएगा इसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बहु अनुशात्मक प्रकृति का होता है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके दायरे के बारे में पढ़ना है, इसके महत्व के बारे में पढ़ना है। इसमें महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सतत विकास की अवधारणा को पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको एक चैप्टर के अंदर बड़े ही डिटेलिंग के साथ पढ़ना है, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे पॉइंट से जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी अगर आप नए तरीके से देख लो तो अगर आप स्नातक में आए हो, कॉलेज में आए हो, ग्रेजुएशन में आए हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स में दिक्कतें हो सकती है। इस संभावना है कि आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जब आपको समझाए जाएंगे तो इसको बहुत ही सरल भाषा में विद डायग्राम और इमेज के साथ समझाया जाएगा, ताकि आपको इन मुद्दों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था
उसमें भी कुछ बुलेट्स पॉइंट थे, जैसे कि परिचय है, घटक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। ये सारे पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स होंगे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड में। सबसे पहला स्लाइड हमारा परिचय के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा पढ़ना है परिचय के बारे में, कि पर्यावरण के परिचय को कैसे जान सकते हैं। देखिए, पर्यावरण शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है। सबसे पहला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना है, पर्यावरण शब्द जो है वो ना तो इंग्लिश है ना ही ये हिंदी है, ये फ्रेंच शब्द है जो एनवायरन से लिया गया है। और इसका मतलब क्या है, इसका अगर अर्थ देखो तो इसका मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास की चीजें, हमारे चारों तरफ की मौजूद चीजें, कुछ भी, मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास में है वो सारी चीजें, सब कुछ जो हमें घेरता है, जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, या जिन वस्तुओं ने हमें अपने चारों तरफ से घेर रखा है, वो सारी चीजें क्या होगा, पर्यावरण होगा। शब्द किससे निकला, फ्रेंच से। फ्रेंच शब्द में इसे क्या कहते हैं, एनवायरन कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, आसपास होता है। तो ये पर्यावरण के मतलब के बारे में था। प्रकृति में मौजूद सभी जीवित प्राणी, चाहे वो जैविक हो या जैविक में चाहे आप सूक्ष्म जीव को ले लो, पेड़ पौधे को ले लो, जानवर को ले लो, मनुष्य को ले लो, ये सभी क्या है, ये सभी जैविक घटक हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जितनी चीजें आपको मैंने बताया है ये सजीव के साथ साथ जैविक घटक भी है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये तो जैविक घटक हो गया जिसमें मैंने सजीव चीजों को ले लिया, लेकिन निर्जीव भी तो है, अजैविक घटक भी तो है। अजैविक घटक में क्या क्या आता है, वायु आता है, पानी आता है, धूप आता है, ये सभी अजैविक घटक हैं। और ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के संतुलन में, पर्यावरण की उत्पत्ति में, पर्यावरण के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यावरण का निर्माण करते हैं ये सब मिलके, चाहे वो जैविक घटक हो जाए या वो फिर अजैविक घटक हो जाए, ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं पर्यावरण के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण को परिभाषित करता है। क्या परिभाषित करता है, तो 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण के सही तरीके से रख रखाव को लेके जो अनुच्छेद तैयार हुआ, जो नियमावली बनी, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, ये जो नीति नियम कानून है, इसके माध्यम से भारत सरकार को यह निर्णय लेने में आसानी होता है कि वो अपने देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को संतुलित रखे, पर्यावरण को संरक्षित रखे, पेड़ पौधों को बचाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाए, पानी का संतुलन बना के रखे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत आता है और यह उसको डिस्क्राइब करने में भी मदद करता है। तो एक नंबर का प्रश्न तो आपका यहां भी तैयार होता है कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण नियम को लागू किया गया और इसके अंदर कई सारे पहलुओं को संलग्न किया गया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पर्यावरण में जल, वायु और भूमि शामिल है। हम सभी को पता है कि पर्यावरण के निर्माण के लिए वायु की भी आवश्यकता है, अर्थात हवा की आवश्यकता है, जल का भी जरूरत है, वाटर, इसके अलावा यहाँ पे भूमि की भी आवश्यकता है, वायु, जल, ये तीनों मिलके कहीं ना कहीं पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और आप कहें तो ये इनके ना प्रमुख घटक हैं, चाहे वो जल हो जाए, वायु हो जाए और भूमि हो जाए, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अंदर प्रमुख घटक है। मतलब इन चीजों का तो होना बिल्कुल जरूरी है, इन चीजों के बिना आप पर्यावरण को संतुलित नहीं कर सकते। और यही चीजें तो नहीं है और दूसरे ग्रह के ऊपर, जिसके कारण वहां पे जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। कई सारे लोगों का कहना ऐसा है कि चलो सजीव चीजें तो ठीक है, निर्जीव चीजों का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, तो सजीव के साथ साथ निर्जीव भी चाहिए, जैव के साथ साथ अजैव भी चाहिए, तभी वातावरण संतुलित हो पाता है, तभी ब्रह्मांड संतुलित हो पाता है, तभी इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है। अगर ये सारी चीजें एक दूसरे के संपर्क में ना हो तो पर्यावरण का निर्माण नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया और मानव, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव, ये संपत्ति के बीच मौजूद है, ये मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वातावरण में एग्जिस्ट करते हैं, वर्तमान समय में मौजूद हैं। और ये क्या करते हैं,
हमारे लिए स्वच्छ हवा, पानी, भोजन, चारा, दवाइयां, इन सभी के लिए, चाहे फैक्ट्री हो गए, उद्योग हो गया, बड़े बड़े कारखाने हो गए, उनके लिए कच्चा माल, पर्यटन आदि, ये सब यहीं से प्राप्त होते हैं। आप कई बार देखे होंगे कि लोग घूमने जाते हैं, जंगलों में घूमने जाते हैं, नौका विहार करने जाते हैं, झीलों में जाते हैं, तालाबों में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े ऐसे जगह हैं जहां पे जंगली जानवरों को पाला जाता है। तो ऐसे जगहों पे लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सब संभव क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है तभी तो। ये मानव को स्वच्छ हवा कैसे प्राप्त होगा? जंगलों से प्राप्त होगा। कारखानों के लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा? जंगलों से प्राप्त होगा, पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। और पेड़ पौधे हैं किस चीज के ऊपर? जमीन के ऊपर है। और जमीन कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रमुख घटक के रूप में जाना जाता है। तो ये जितनी भी चीजें आपको समझ में आ रहा है जो हमारे चारों तरफ हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पर्यावरण के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज इससे मिस हुआ तो हमारा बैलेंस इसमें गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक हमने पर्यावरण के परिचय के बारे में जाना था। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है पर्यावरण के घटक, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का घटक क्या होता है? तो पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड में जीवन की विविधता वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी मात्र एक ऐसी जानकारी में अभी तक जितने भी साइंस वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह ने खोज किया है, तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है, मतलब जानकारी में अभी तक पहली बार आप देखो तो पृथ्वी को ही लोग जानते हैं, जहां पे ग्रह पर जीवन केवल जैविक और अजैविक घटकों के बीच स्वस्थ बातचीत के कारण संभव हो पाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लाइन है कि स्वस्थ बातचीत। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर पृथ्वी पे जैविक अजैविक अर्थात सजीव और निर्जीव के बीच में पारस्परिक क्रियाएं ना हो, परस्पर संबंध ना हो, एक दूसरे के ये आपस में, मतलब एक समझ लो कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जिनके एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं होना है। तो यही एक कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में अभी तक के ज्ञात ग्रह में से सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पे मनुष्य है, प्राणी है, हवा है, जल है, वायु है, गैस है। सारी चीजें संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे अजैविक और जैविक घटकों के बीच में आपसी अंतःक्रिया के संबंध बने हुए। देखिए, जहां ऊर्जा और जैव भू रासायनिक चक्र का प्रवाह एक अच्छी तरह के परिभाषित पथ का अनुसरण करते हैं। यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे के एक पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। तो आप तो सबसे पहले समझ लो कि पर्यावरण के घटक में जितनी भी चीजें आती है वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है, चाहे वो जल हो, वायु हो, गैस हो, पृथ्वी हो, पहाड़ हो। और इन सभी चीजों में जैविक और अजैविक घटक दोनों का बहुमूल्य स्थान है, क्योंकि ये दोनों आपस में संबंधित होने के बावजूद ही ये पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है, जीवन की उत्पत्ति हो पाती है। हवा, पानी, वायु, ये सब चीज इन्हीं कारणों से संभव हो पाता है। अब आप देख लो, अगर हम बात पृथ्वी की कर रहे हैं, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी कोई छोटा हिस्सा तो नहीं है, पृथ्वी बहुत एक बड़ा ग्रह ही है, आप समझ लो। तो पृथ्वी ग्रह को ना अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। ध्यान से समझना, पृथ्वी ग्रह को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है, अलग अलग इसके भागों को दिखाया गया है, जिसमें आपको चट्टान मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, तरल पदार्थ जिसे हम जल कहते हैं वो मिलेगा, गैसीय वायु मिलेगा, और इन सभी का प्रतिनिधित्व करके तब पृथ्वी का निर्माण होता है। मतलब पृथ्वी, आपको क्या लगता है हम जिस परत पे रहते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है पृथ्वी पे? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चट्टान और मिट्टी भी मिलेगा, तरल पदार्थ, पृथ्वी के नीचे की गहराई के क्षेत्रों में आपको जल भी मिलेगा, इसके अलावा गैस भी मौजूद है जो वायु है। तो कई चरणों में हमारे पृथ्वी का बंटवारा हुआ है। 3 क्षेत्रों का अतिव्यापी क्षेत्र है जहां जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी में 3 क्षेत्र के रूप में पृथ्वी को दर्शाया गया है। जीवन मंडल आप कह सकते हैं या जीव मंडल कह सकते हैं, जहां पे जीव मतलब रहते हैं, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या जानवर हो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, इसीलिए इसे हम जीव मंडल कहते हैं। वृत्तों का संक्षिप्त विवरण आपको आगे के तस्वीर में दिखाया गया। सबसे पहले आप समझ लीजिए, पृथ्वी तो हमारा गोल है, पृथ्वी हमारा इस तरह है, लेकिन इसके जो लेयर हैं वो कई भागों में बटे हुए।
पृथ्वी का लेयर कई भागों में बटा हुआ है। एक हमारा सरफेस एरिया हो जाता है, एक मिडिल एरिया हो जाता है, एक इसके आंतरिक एरिया हो जाते हैं। तो आप पृथ्वी को जिस प्रकार से गोल देखते हो ना, पृथ्वी ऐसा गोल है नहीं, पृथ्वी कई भागों में बटा हुआ है। उसके तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी किस प्रकार से अंदर से बना हुआ है, कौन कौन से भाग कितनी मोटी परतों के अंदर है, किसकी ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है, और कौन से भाग में आपको तरल पदार्थ मिलेंगे, कौन से भाग में आपको चट्टानें मिलेंगी, कहां पे आपको गैसीय, ज्वालामुखी, लावा इत्यादि मिलेगा, ये आपको तस्वीर के माध्यम से समझ में आएगा। अब जीव मंडल के बाद सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात कर लेते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल से क्या समझते हैं। देखिए, स्थल मंडल की अगर आप बात करो तो ग्रीक लिथोस का अर्थ है चट्टान, मतलब ग्रीक भाषा में लिथोस का मतलब है चट्टान, इसीलिए इसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में अगर आप देखें। और पृथ्वी की संरचना को बाहरी क्रस्ट, मध्य मेंटल और आंतरिक को कोर क्षेत्रों में स्तरीकरण किया जा सकता है। शब्द थोड़ा सा आपको यहाँ पे टिपिकल लग रहा होगा, कठोर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या बताया गया, बाहरी जो सीमा है वो क्रस्ट है, मतलब इसे मैं अगर 3 लेयर में बांट दूं तो देख लो, ये जो ऊपर का सीमा है चारों तरफ से, ये वाला पहला, इसकी जो ऊंचाई है ये हमारा क्रस्ट कहलाता है। दूसरा जो इसके बाद का सीमा होगा ये हमारा मेंटल कहलाता है, ये मेंटल है। और जो सबसे आंतरिक है, सबसे नीचे वाला जो होगा वो हमारा कोर कहलाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसके बाद तस्वीर है जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से समझ लोगे, लेकिन ये समझना जरूरी है, पृथ्वी तो हमारा गोल है, लेकिन ऊपरी जो सरफेस एरिया है वो मिट्टी और चट्टान का है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे वाले भाग को हम मेंटल कहते हैं और आंतरिक संरचना को हम कोर कहते हैं। इसे इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है, लिथोस्फीयर क्रस्ट का सबसे ऊपरी परत है जिसपे मानव जीवन संभव हो पाता है, जिसपे हम रहते हैं, पेड़ पौधा होता है, और जितनी भी जीवन संभव है ये सभी इसी जगह पे होता है। तो ये जो ऊपरी भाग में क्रस्ट कह रहा था, इसका जो ये ऊपरी भाग है यही लिथोस्फीयर कहलाता है, जो ग्रह की भूमि द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। भूमि, जमीन, मिट्टी सब इसी के ऊपर होते हैं। इसमें चट्टाने, मिट्टी, पटचल और खनिज शामिल होते हैं, ये सभी मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो ऊपरी भाग है, यही ऊपरी भाग हमारा क्रस्ट है, और क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी सीमा है वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसपे मानव जीवन संभव हो पाता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल फंक्शन है, वो अलग अलग है। सबसे ऊपर वाला भाग क्रस्ट, उसके मध्य वाला भाग मेंटल, और तीसरा जो सबसे लास्ट वाला भाग है जो कोर कहलाता है। इन तीनों के फंक्शन को समझते हैं और ये भी जान लेते हैं कि क्रस्ट की ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी के कितने गहराई तक आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, कितने गहराई तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा, और कितने गहराई तक आपको कोर देखने को मिलेगा, इसे भी समझना जरूरी है। आपको इसी लिथोस्फीयर अर्थात कि क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी सीमा है उस पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, जैसे ऊंचे पहाड़ इसी सीमा के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग पे ही आपको ऊंचे पहाड़, पठार, गहरी घाटियां, समुद्री तल, स्थल मंडल की सतह असमान बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही जगह पर मौजूद नहीं है। आपको कहीं पहाड़ दिखाई देगा, कहीं समुद्र तल दिखाई देगा, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे गहराई है। तो ये जो है ऊपर की क्रस्ट की संरचना का असमान वितरण है। माउंट एवरेस्ट लिथोस्फीयर में उच्चतम बिंदु है। आपको पता है कि सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट ही है, और माउंट एवरेस्ट इसी क्रस्ट में लिथोस्फीयर, जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपरी संरचना को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसपे मिट्टी वगैरह है, जिसपे मानव जीवन संभव है, इसका सबसे उच्चतम मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, माउंट एवरेस्ट कहलाता है। तो ये लिथोस्फीयर में सबसे उच्चतम है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट को ही माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अपरदन भी है, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह भी है, जैव भू रासायनिक चक्र जैसे चीज भी आपको लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम की बैलेंसिंग की बात हो जाए, या फिर आप देख लीजिए, बैलेंस करने के लिए कई सारी चीजें आती है, मानव, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी के अंदर भी बैलेंसिंग सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिथोस्फीयर में ही देखा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे आपको स्थल मंडल में ही ये सारी प्रक्रियाएं होती हुई दिखाई देगी। स्थल मंडल में विभिन्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि आपको जंगल मिल जाएगा। लिथोस्फीयर में ही आपको वन मिल जाएंगे, फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जंगल मिल जाएंगे, घास के मैदान भी आपको यही मिलेंगे, क्योंकि घास के मैदान, समतल मैदान, खेती करने की जमीन, आपको ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? लिथोस्फीयर में ही मिलता है। इसके अलावा रेगिस्तान भी मिल जाएगा। हमारे इसी लिथोस्फीयर के परत पे ही आपको रेत के बहुत बड़े बड़े भूभाग, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर में ही देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना है कि लिथोस्फीयर के सबसे उच्चतम पॉइंट को हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। जो लिथोस्फीयर में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है, वो हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा इसी लिथोस्फीयर में आपको वन अर्थात फॉरेस्ट, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए या फिर पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए, उनके बीच में संतुलन करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पिछले 3 से 4 स्लाइड से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पृथ्वी की संरचना कैसी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आ गया। इस डायग्राम को आपको बड़े ध्यान से समझना है। देख लो, पृथ्वी तो हमारा गोल है, मैंने एक हिस्सा इसका काट के हटा दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, ये पृथ्वी है हमारा और एक हिस्सा इसको अगर हम काट के हटा देंगे तो इसके आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ऊपरी सीमा है वो क्या कहलाता है? वो क्रस्ट है। आप याद रखिएगा, सबसे ऊपरी सीमा जो है वो क्रस्ट है। और क्रस्ट का जो ये आपको मतलब गहराई कह लो या चौड़ाई कह लो, मतलब पृथ्वी का ये जो भाग है, ये वाला भाग जो आपको लाल दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर में है, ये क्या कहलाता है? ये क्रस्ट कहलाता है। और क्रस्ट की जो ऊंचाई है या फिर गहराई है या फिर जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक होता है। मतलब सतह से लेके 100 किलोमीटर गहराई तक के पृथ्वी के भाग को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और इसके सबसे ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसपे जीवन संभव हो पाता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब देखिए, इसी क्रस्ट के अंदर आपको ऊपरी सीमा दिखाया गया है, जिसमें आपको जल दिखाया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ये आपको वाटर को दिखा रहा है, जल को दिखा रहा है। ये पानी है, ये पहाड़ है, समतल मैदान है, तो ये ऊपरी सीमा है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है, ये जो पॉइंट हमारा है, ये मेंटल है। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर गहराई तक जा सकता है। ध्यान समझिएगा, 2900 किलोमीटर गहराई हो सकता है इसका। किसका? पृथ्वी के सेकेंड पार्ट का, जो हमारा क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और यहां पे जो आपको भाग दिखाई दे रहा होगा, तो ये 100 किलोमीटर भाग, ये ऊपर वाला जो भाग है ये तो क्रस्ट है, जिसपे हम मानव जीवन संभव कर पाते हैं। दूसरा मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर गहरा होता है और इसके अंदर कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो तीसरा है वो है कोर, मतलब कि अब इसमें आपको 2 भाग दिखाई देगा, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। ये 5100 किलोमीटर गहरा होता है। ध्यान से समझिएगा, 5100 किलोमीटर गहराई तक ये जाता है और इसमें लिक्विड भी देखने को मिलेगा। लेकिन लिक्विड कहां देखने को मिलेगा? आउटर कोर में। और सॉलिड कहां देखने को मिलेगा? इनर कोर में। ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट है, दूसरा भाग मेंटल है और तीसरा भाग जो है उसमें 2 भाग हैं, एक हमारा आउटर कोर है, एक इनर कोर है। आउटर कोर में आपको वाटर देखने को मिलेगा, तरल देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा, लेकिन इनर कोर में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीजें ही देखने को मिलेंगी। तो ये पृथ्वी का पूरा भाग है। साथ ही साथ मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताया था। ये जो भाग है हमारा लिथोस्फीयर है, जिसपे मानव जीवन संभव हो पाता है। तो लिथोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्रस्ट के बारे में भी समझा दिया, मैंने आपके पृथ्वी के सेकेंड भाग मेंटल के बारे में भी समझा दिया, तीसरे भाग के बारे में भी समझा दिया, जो 2 भाग में बटा हुआ है, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर में आपको लिक्विड मिलेगा, इनर कोर में आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी की संरचना है, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से। अब हम आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। अब हमारा अगला स्लाइड कहता है जलमंडल। अब एक बार हम जलमंडल को भी समझ लेते हैं कि जलमंडल क्या होता है। देखिए, ग्रीक हाइड्रो का अर्थ है पानी। ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें फ्रेंच से ली गई है, कुछ ग्रीक से ली गई है। तो ग्रीक में जो हाइड्रो शब्द है, इसका मतलब होता है पानी अर्थात वाटर।
अब हाइड्रोस्फीयर ठोस बर्फ के आवरण होते हैं, गैलेशियर इत्यादि होते हैं। अब गैलेशियर क्या होता है? गैलेशियर वो चीजें हैं जो पानी का ठोस अवस्था होता है, मतलब बर्फ के रूप में अगर पानी बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? गैलेशियर कहलाएगा। और हमारे पृथ्वी पर ऐसा है, अटलांटिक महासागर में बहुत सारे ऐसे आपको गैलेशियर देखने को मिल जाएगा जो पानी बर्फ के फॉर्म में है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इतनी पानी अगर पिघल जाए तो समुद्र का मतलब कि लेवल ही बहुत बढ़ जाएगा और खासकर समुद्र के किनारे बसे हुए शहर जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। तो प्रकृति ने बड़ा सोच समझ के हमारे पर्यावरण का निर्माण किया है कि बहुत सारे पानी जो हैं वो गैलेशियर के रूप में है, बर्फ के रूप में है। तरल जल निकाय और गैसीय जलवाष्प चरणों में मौजूद ग्रह पर जल द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो देखिए, हमारे ग्रीक का जो शब्द है हाइड्रो, इसका मतलब होता है पानी, और हाइड्रोस्फीयर जो है वो ठोस बर्फ का आवरण हो सकता है, गैलेशियर हो सकता है, जल निकाय और गैसीय जल, पानी कई आकारों में आपको मिल सकता है। भाप जो होता है, जो एवोपरेशन के माध्यम से जल वाष्प होता है, वो भी तो कहीं ना कहीं पानी है, और इसी कारण से क्लाउड का निर्माण होता है, इसी कारण से वर्षा होता है। तो पानी कई चरणों में आपको मिल जाएगा। जल मंडल पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 3/4 भाग को घेरता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए, अगर ये पृथ्वी है और इसको अगर हम हाफ कर दें और एक हाफ और कर दें तो समझ लो ये 4 हिस्से में हो गया ना। अगर ये अब 4 हिस्से में हो गया तो सिर्फ इतने में पानी ही पानी है, 3 हिस्सों में बिल्कुल पानी ही पानी है, सिर्फ एक हिस्से में पूरी दुनिया है जो आज हम जीवन जी रहे हैं। हमारा भारत देश जो है, इस भारत देश की तरह 195 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं सिर्फ इन खाली जगहों में। बाकी ये 3 जो है वो क्या है? जल है, पानी है, मतलब 3/4 भाग को घेर लेता है। महासागर हो गया, समुद्र हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करता है? पानी करता है। ये बड़ा थोड़ा सा आपको अटपटा सेंटेंस लग रहा होगा कि क्या क्या शब्दें आ रहे हैं कॉलेज के क्लासों में, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिनिधित्व करने का मतलब आप पॉलिटिकल साइंस से जाओ ना, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनप्रतिनिधि करते हैं। ऐसे पानियों का प्रतिनिधित्व यही जल की पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा होता है, जिसमें ग्रह की कुल जल सामग्री लवण की बहुत उच्च सांद्रता 97% शामिल है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पानी देखो, पानी बहुत महत्वपूर्ण है और जल ही जीवन है, बिना पानी का जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, पानी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पृथ्वी पर 97% पानी है। बहुत इंपॉर्टेंट, 97% वाटर है। आप चाहो जितना यूज करना है कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि 97% वाटर जो है वो सब लवणीय है, सब में नमक है, कोई पीने योग्य नहीं है, सब खारा है, समुद्र का पानी है। आप कभी समुद्र में अगर नहाए वहाए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक घूंट पानी अगर गले में चला जाए तो पूरा लगेगा कि नर्क में आ गए, पूरा गला खराब हो जाएगा, मुंह खराब हो जाएगा। तो ये 97% वाटर हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पीने योग्य नहीं है, हमारे नहाने योग्य नहीं है, हमारे कपड़ा साफ करने योग्य नहीं है, हमारे खेत में सिंचाई करने योग्य नहीं है, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 97% वाटर जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो लवणीय है, खारा है, नमकीन है, जिसका उपयोग आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने और ना होने से। तो ये समझ लीजिए कि 97% वाटर अगर लवणीय है तो बच गया 3% वाटर। अब ये 3% वाटर मीठा जल है जो आपको नदी, तालाब, झरने, बारिश, ग्राउंड लेवल वाटर के रूप में मिलता है, और यही 3% वाटर पूरी दुनिया इसका उपयोग करता है। सिर्फ और सिर्फ 3% पानी में ये जो मैंने आपको हिस्सा बताया, इसको छोड़ के पूरी दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ यही 3% पानी का उपयोग करता है। और यही 3% पानी हम नहाने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जो भी क्रियाएं हम दिन भर में करते हैं वो सभी और सभी सिर्फ इन्हीं 3% पानी में करते हैं। मैंने आपको जल के बारे में जो बताया कि 97% वाटर, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि शेष का जो 3% पानी बच जाता है वही जल संसाधन ग्लेशियर के रूप में भी है, नदियों के रूप में भी है, झीलों के रूप में भी है, तालाबों के रूप में भी है, जो मौजूद ताजा पानी का एक सोर्स है। हमारे जीवन में जो 3% वाटर बच जाता है यही क्या है? जल संसाधन। बर्फ के रूप में भी यही फॉर्म है, नदियों के रूप में भी यही है, झील के रूप में भी यही है, तालाब के रूप में भी यही है। तो ये मौजूदा ताजा पानी जो है इसी 3% के अंदर आता है।
जलमंडल जल चक्र का एक अभिन्न अंग है। अब देखिए जल चक्र क्या होता है, पानी का पुनः तैयार होना, पानी का सोर्स फिर से बनना, पानी को फिर से पानी बनाना, ये सब क्या है, ये सब जल चक्र के अंदर आता है। और ग्रह पर सामान्य जलवायु, मौसम संबंधी भौतिक, रासायनिक और जैविक कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी जो है इतना महत्वपूर्ण है कि आप पृथ्वी की अगर बात कर लो तो यहाँ पे मौसम के संबंध में कोई भी काम हो जाए तो पानी उसमें इंपॉर्टेंट है, जलवायु के लिए इंपॉर्टेंट है, भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं जितनी भी होती है उसमें भी पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सारे कार्यों में अपना अहम भूमिका निभाता है। महासागर और समुद्र पर्यावरण में कार्बन के सबसे बड़े सिंक है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई 97% वाटर है जो हमारे काम का नहीं है, जो लवणीय है, खारा है, नमकीन है, इससे ना हम नहा सकते हैं, ना इसको हम पी सकते हैं, न इससे हम सिंचाई कर सकते हैं, न इससे हम कोई काम कर सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन पर्यावरण को संतुलन करने के लिए कार्बन की भी तो जरूरत है, और यही 97% वाटर जो समुद्री पानी है ये कार्बन का सबसे बड़ा सोर्स है। कार्बन को वातावरण में लाने में, संतुलित करने के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। ध्यान समझिएगा कि कार्बन के सबसे बड़े सिंक के रूप में यही समुद्री पानी या समुद्री जल को देखा जाता है। अभी जो मैंने आपको पृथ्वी पे जल का बंटवारा समझाया था, जिसमें से 97% वाटर मैंने आपको खारा बताया, खारा कहने का मतलब स्टैंड नहीं है, वो नमकीन है, लवणीय है। दूसरा है कि 3% वाटर में जो जीवन है वो संभव है। तो देखिए यहां पे आपको मैं जो इमेज लिया हूं इसमें साफ साफ बताया गया है 97.5, मतलब 97.5% जो जल है वो लवणीय है, खारा है। क्योंकि बुक में आपका सिर्फ 97% था, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला कि 97.5% समुद्र का जल जो है वो खारा है, लवणीय है, जिसका उपयोग मानव जीवन में नहीं है। और 2.5% ऐसे जल हैं जिसका उपयोग व्यक्ति, मानव, इंसान मीठे जल के रूप में करता है। अब इसे भी एक बार समझ ले, वाटर रिसोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक के लिए। सॉल्ट वाटर है मतलब कि ये नमकीन है, इसका जो स्वाद है वो लवणीय है, ये खारा है, और ये ओशियन और सी में है, मतलब समुद्र में है। ध्यान से समझिएगा, ये समुद्र का पानी है जो ओशियन और सी कहलाता है, ये नमकीन है, और इसका जो परसेंट है वो 97.5% है। लेकिन आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ 97% दिया गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि टोटल पृथ्वी पे जो जल है 100% अगर जल की बात कर ले, टोटल 100% अगर जल की बात करें तो 97.5% जो है वो तो खारा है, लवणीय है। अब जो बच गया 2.5%, इसमें फ्रेश वाटर मिलेगा, ग्लेशियर मिलेगा, आइस मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा, सरफेस वाटर मिलेगा, सॉइल मॉइस्चर मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे रिवर और लेक, पॉन्ड, इसी सब में मिलेंगे 2.5 में। अब ये क्या है, तो फ्रेश वाटर मतलब जो पानी पीने योग्य है, पीने के लिए हम इसी पानी का उपयोग करते हैं। ग्लेशियर जो पानी बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आइस मतलब होता है बर्फ। इसके अलावा ग्राउंड लेवल वाटर, पृथ्वी के नीचे जो चापाकल या मोटर से आप पानी लेते हो, ये ग्राउंड वाटर हो जाएगा। सरफेस वाटर मतलब पानी जो ऊपर है, जैसे पृथ्वी के सतह पे कोई छोटा सा नदी हो गया, लेक हो गया, ये सब सरफेस वाटर हो जाएगा। सॉइल मॉइस्चर भी इंपॉर्टेंट है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, जो मिट्टी गीला गीला होता है, इसे हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। तो मुख्य रूप से समझाने का मेरा मतलब था कि 97.5% वाटर जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है, पृथ्वी पे किसी काम का नहीं है। 2.5% वाटर जो है, इससे पानी जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें भी ग्लेशियर वगैरह भी इसी में है, ग्लेशियर वगैरह भी इसी के अंदर आता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इमेज था जो आपको पानी के वितरण के बारे में समझाएगा। अगला पॉइंट हमारा है क्षोभ मंडल, महत्वपूर्ण रहेगा। ये क्षोभ मंडल भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। अब देखिए क्षोभ मंडल क्या है, मैंने तो आपको पृथ्वी की सतह की सारी चीजों को बता दिया है। इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक के भिन्न हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे समझने योग्य बातें क्या है, इसकी ऊंचाई, इसका जो हाइट है, किसका, क्षोभ मंडल का, ये भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर से लेकर ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक हो सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से हो सकता है। वायु राशि का सर्वाधिक प्रतिशत इसी क्षेत्र में पाया जाता है।
हम जिस पृथ्वी में रहते हैं और वायुमंडल में जो हम सांस लेते हैं, तो यहाँ पे यही एक ऐसा परत है क्षोभ मंडल, जिसमें वायु गैस सबसे ज्यादा मौजूद होता है। ऊपरी परत को हम ट्रोपोपोज कहते हैं, ध्यान समझिएगा। क्षोभ मंडल जिसमें वायु का सबसे अधिक घनत्व देखने को मिलता है, सबसे अधिक हवा इसी क्षेत्र में होता है, इसके सबसे ऊपरी परत को हम ट्रोपोपोज कहते हैं। और इसका जो ऊंचाई है या गहराई कह सकते हो, वो 16 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक हो सकता है। इस परत में ऊंचाई में वृद्धि, जितने आप ऊपर की तरफ जाओगे, जितना आप ऊंचाई की तरफ जाओगे, उसके साथ साथ तापमान घटता रहता है। इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पृथ्वी गोल होता है, यहां पे हम रहते हैं, और ये जो हमारा पार्ट है जहां से हमें सांस के लिए हवा मिलता है, यही हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसका सबसे ऊपरी परत जो है, ये हमारा ट्रोपोपोज कहलाता है। इसी में सभी प्रकार के हवा मौजूद होते हैं। इसी हवा से हम अपने श्वास के लिए वायु मतलब लेते हैं। और जैसे जैसे इसमें आप ऊपर की तरफ जाओगे, इसका टेम्परेचर जो है वो माइनस होता चला जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा, और 15 डिग्री सेल्सियस जमीनी स्तर से -50 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। मैंने आपको अभी क्या समझाया था, इसका ऊपरी परत जो है वो ट्रोपोपोज कहलाता है। और जैसे जैसे आप जाओगे, मान लो यहां पे पहुंचने पर 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये घटते घटते एक समय ऐसा आएगा -56 से लेके 60 माइनस, ये माइनस में है, इतना ठंडा, मतलब तुरंत जम जाने वाला ठंड, ऐसा टेम्परेचर वहां पे हो जाता है। तो ये लेकिन अलग अलग हो सकता है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। एक बार मैं आपको क्षोभ मंडल को तस्वीर के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी है जो आप देख रहे हैं, और पृथ्वी के जो ऊपर का ये पार्ट है जिसपे मनुष्यों का निवास स्थान होता है, जैसे कि आप इस पे घर, पेड़ पौधे, कारखाने, ये सारी चीजें देख रहे हैं। और ये वायुमंडल आपको आप बड़े गौर से देखिए, तो ये एक परत है, दूसरा परत ये है, तीसरा परत ये है, चौथा परत ये है, और सबसे लास्ट वाला परत ये है। मतलब कुल 5 परतों में हमारा ये वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला जो है वो क्षोभ मंडल होगा, दूसरा समताप मंडल होगा, तीसरा मध्य मंडल होगा, ताप मंडल होगा, और बाह्य मंडल होगा। ये सारे मंडल महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम बात किसके बारे में कर रहे थे, क्षोभ मंडल के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम आपको क्षोभ मंडल के बारे में बता रहे थे, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला सतह, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्षोभ मंडल है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से बताया गया है, ये क्षोभ मंडल है। तो अभी हम फिलहाल इसी के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि इसके 5 परत और हैं। क्षोभ मंडल के बाद हम समताप मंडल की बात करेंगे, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की बात करेंगे, मध्य मंडल के बाद ताप मंडल की बात करेंगे, और बाह्य मंडल की बात करेंगे। और जितने भी मंडल हैं, एटमॉस्फेयर के जितने भी अलग अलग भाग हैं, सबका काम बिल्कुल अलग अलग है। हर एक मंडल में किसी न किसी प्रकार के अलग कार्यों को किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें हवा है, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको एरोप्लेन, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो वो ये इस एरिया में नहीं उड़ सकता है। क्षोभ मंडल में एरोप्लेन नहीं उड़ता है। ये आपको सेकेंड वाला लेयर है समताप मंडल, इसमें आपको प्लेन, क्लाउड इत्यादि देखने को मिलेगा। अगर आप कभी बाई एयर अगर कहीं सफर करते हो, तो आप देखोगे कई बार ना आप बादलों से ऊपर होते हो। मैंने कई बार देखा है कि मेरे नीचे बादल है और मैं ऊपर हूं, और मुझे जमीन नहीं दिखाई देता, फिर सिर्फ और सिर्फ बादलों की रुई दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ बादल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि पहला, अभी हम तो क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लाउड है, ये जो प्लेन है, ये सिर्फ और सिर्फ समताप मंडल में बनता है। इसके बाद मध्य मंडल है, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो बारिश वगैरह है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको अगले प्रोसेस में मिलेगा। और इसके अगले में सैटेलाइट वगैरह लगा हुआ है। हम जो जितने भी ग्रह वगैरह या उपग्रह वगैरह को भेजते हैं अंतरिक्ष में, वो सभी इसी चौथे मतलब ताप मंडल में होता है। बाह्य मंडल में तो भैया ये जाते हैं लोग नक्षत्रों के ज्ञान लेने के लिए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कैसे ग्रहों के ऊपर लोग जाके चीजों को देखते हैं, करते हैं। तो ये सबसे ऊपरी मंडल है। तो इन सभी परतों को हम समझेंगे, लेकिन वर्तमान समय में हम क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी का सबसे बाह्य परत है, जहां पे गैसों का सबसे ज्यादा मतलब घनत्व होता है। पिछले इमेज के दौरान भी मैंने इन्हीं बातों को समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये तो चलो हमारा पूरा पृथ्वी है, गोल है। इसके सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आता है क्षोभ मंडल, जो पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल,
तीसरे नंबर पे आता है मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आता है तापमंडल और पांचवें नंबर पे आता है, ये हमारा पांचवा नंबर है जो है वायुमंडल। इन सभी मंडल के अपने अपने काम है, हर एक मंडल में कुछ न कुछ बेहतरीन कार्यों को किया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल को समझ लिया है। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो समताप मंडल होगा। अब हमारा अगला पॉइंट कहता है समताप मंडल के बारे में। जितने भी मंडल आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पर्यावरण से संबंधित परिचय के बारे में बता रहा है। तो अगला जो हमारा पड़ाव है वो है समताप मंडल के बारे में। इस परत में जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो आप कह सकते हो गर्मी होता है, वो क्षोभ सीमा -50 डिग्री सेल्सियस से समताप स्तर -2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना शुरू हो जाता है। ध्यान से बस आपको समझना है कि समताप मंडल की जो सीमा है इसमें क्या होता है कि -50 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। समझने वाली बात ये है, इसका मतलब है ये बहुत ही ठंडा आवरण होता है। ये जो आवरण है वो बहुत ठंड हो, इसमें बहुत ज्यादा ठंड होता है। आप समझ सकते हो जहां पे -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और बहुत अगर नॉर्मल होगा तो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो वो मतलब जो एरिया है वो कितना चिल होगा, वो कितना ठंडा होगा, क्योंकि ऊपरी समताप मंडल की परत वाले ओजोन जो है O3 सौर विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि समताप मंडल हमारे पर्यावरण का ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर ओजोन परत अपने अलग अलग कार्यों को करता है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? हमने आपको अलग अलग मंडल के अलग अलग कार्यों को बताया है। तो यहाँ पे समताप मंडल में जो मुख्य काम है वो ओजोन परत का है, और ओजोन परत के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ओजोन मंडल में क्या होता है, यह एक ऐसा चादर है, एक ऐसा छन्नी है जो सूर्य से निकलने वाले जो खतरनाक विकिरण होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है और तापमान इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में ओजोन परत हानिकारक यूवी किरण, आपको पता है यूवी किरण होता है जो हमारे इंसान के शरीर के लिए या फिर वातावरण के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि इसके कारण हमारे टेम्परेचर में काफी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यूवी किरण विशेष रूप से यूवी बी की विकिरण 280 nm से 315 nm को अवशोषित करती है। अब यहाँ पे समझिए, जो सूर्य के प्रकाश से हानिकारक विकिरण आता है उसे हम यहाँ पे पहले तो nm से नापते हैं या उससे डिनोट करते हैं। तो ये जो एरिया होता है, खासकर यूवी जो होता है, ये सबसे खतरनाक किरण है। यहाँ पे ओजोन परत के द्वारा इन्हीं खतरनाक विकिरणों को मतलब कि छाना जाता है, आप कह सकते हो एक प्रकार से उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी कारण से समताप मंडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा और कम आपको देखने को मिलता है। ये कारण पृथ्वी की सतह पर जीवन संभव है। पृथ्वी के सतह पर, हम जिस पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग पे रहते हैं, हम मानव की बात नहीं कर रहे, पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर सूक्ष्म जितने भी चीजें हैं, चाहे वो जैव हो या अजैव है, क्योंकि इन्हीं की संरचना के कारण पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इसी मंडल में जो ओजोन परत के द्वारा हानिकारक विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, तो पृथ्वी की सतह पर इसी कारण से जीवन संभव है। हालांकि ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब की उपस्थिति के कारण ओजोन परत की तेजी से क्षरण भी हो रहा है। आप सभी को पता है कि ओजोन परत में कई जगहों पर छिद्र हो रहा है, जो अब पहले की तरह सूर्य के खतरनाक विकिरण को अवशोषित नहीं कर पाती है और वो डायरेक्टली हमारे पृथ्वी की तरफ आती है। इसमें सबसे खतरनाक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिस कारण से हमारे ओजोन परत को काफी क्षय हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझने की बात है कि ओजोन छिद्र ऊपरी समताप मंडल में वो स्थान है, वो जगह है जहां ओजोन की सांद्रता में भारी कमी आई है। अब यहाँ पे आपने ओजोन परत भी समझ लिया, समताप मंडल में इसके मुख्य कार्यों को समझ लिया, किस प्रकार के किरणों को ये अवशोषित करता है वो भी समझ लिया, और वर्तमान समय में कैसे ओजोन परत का क्षय हो रहा है और किन कारण से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है इस कारण से ओजोन परत में क्षय हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यही सब कारण है कि समताप मंडल के अंदर ओजोन परत अपना मुख्य कार्य को
कर रहा है। अब यहाँ पे एक तस्वीर है, जिस तस्वीर के माध्यम से हम आगे की चीजों को समझेंगे। देख लीजिए, यह हमारे मतलब एक तरह से समझिए एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको मतलब कि वो वस्तुएं दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पर्यावरण वो सारी चीजों को हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जो घूमते रहते हैं, या फिर हमारे जो चारों तरफ की वस्तुएं हैं जिनके बीच में हम घिरे होते हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको कुछ सैटेलाइट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको मुझे दिखाना क्या है, ये जो आपको हाइट दिख रहा है, ये हाइट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से देखिए, नीचे जो हमारा पृथ्वी का सतह है, वहां से 1 किलोमीटर के अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिख जाएगा, आपको रडार दिख जाएगा, आपको सेल के मतलब कि मोबाइल्स के जो टावर्स होते हैं वो सब दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको गाड़ी, पहाड़, ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखेगी, जमीन के स्तर से 1 किलोमीटर तक। इंपॉर्टेंट है। अब 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की जो सीमा है, उसमें आपको एरोप्लेन्स वगैरह दिखेंगे। ये सारे जो चीजें जो उड़ने वाली है, ये सारी चीजें आपको इसी रेंज में दिखेगा। लेकिन अगर हम जमीन से 30 किलोमीटर के ऊपर बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जितने भी एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, ये सब 30 किलोमीटर से आपको नीचे ही दिखेंगे। लेकिन अब हम सीधा चलते हैं 400 किलोमीटर के ऊपर, तो ये जितने भी बड़े बड़े आपको सैटेलाइट वगैरह लगे हुए हैं, इन सभी का हब माना जाता है, जो इन एरिया में सैटेलाइट को हम एडजस्ट करते हैं। और 500 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें, तो मेजर सैटेलाइट्स, बड़े बड़े सैटेलाइट्स को इन जगहों पे प्लांट किया जाता है। तो ये तस्वीर मुख्य रूप से मेरा बताने का मतलब है कि आप समझ पाओ कि हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक हमारे कौन कौन से उपग्रहों, ग्रहों, हेलीकॉप्टर्स, जमीन, मोबाइल्स, टावर, ये सारी चीजों को सेट किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, नेक्स्ट पॉइंट अब हमें पढ़ना है मेसोस्फीयर। अब ये क्या होता है, क्योंकि जितने भी मंडल हैं, इन सभी चीजों में वातावरण की जो अलग अलग सीमाएं हैं, उनको जानना जरूरी है। तापमान फिर से कम होने लगता है, यहाँ पे तापमान और ज्यादा कम होने लगता है, और परत की जो ऊपरी सीमा है, यानी कि मोसोपोज पर -96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप सोच सकते हो, लास्ट टाइम हमने समतापमंडल में पढ़ा था कि -56 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर होता है। ये हमने समतापमंडल के अंदर देखा था। लेकिन अब हम अगर मेसोस्फीयर की बात करें, तो यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा डाउन हो जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है कि ये -96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप सोचो, टेम्परेचर का वह न्यूनतम सीमा, ये तो ऐसा टेम्परेचर है ना कि जहां पे मतलब इंसान कितना भी कपड़ा वगैरह पहन के रहे, कितना भी गर्म अवस्था में रहे, अचानक से उसके सारे ब्लड्स कोल्ड हो जाएंगे, जम जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। तो ये -96 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाता है, और हवा का जो घनत्व है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हवा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक प्रजातियां O2 और NO+ आपको मिलेगा। O2+ और NO+ जो है वो रासायनिक प्रजातियां आपको मिलेगी, जो सौर विकिरण को अधिक अवशोषित नहीं कर पाती। अब ध्यान से समझिएगा, इस एरिया में, मेसोस्फीयर में, जो सूर्य के प्रकाश हैं, जो सूर्य से जो लाइट निकलता है, वो ज्यादा अवशोषित नहीं हो पाता। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश सबसे ज्यादा अवशोषित कहां होता है, वो ओजोन परत में होता है। ये बात याद रखिएगा, ओजोन जो है सबसे ज्यादा सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को, खासकर उससे निकलने वाले खतरनाक विकिरण को अवशोषित करता है। लेकिन मेसोस्फीयर में क्या होता है, O2+ और NO+ होता है, जिसका रासायनिक धर्म यही कहता है कि वो ज्यादा इन सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता है। इस क्षेत्र में परिवेश के तापमान में गिरावट का कारण यही होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है थर्मोस्फीयर। देखिए, अब थर्मोस्फीयर क्या होता है, इस परत में, मतलब वातावरण में तो कई सारे परतें हैं, तो इस परत में जो आयनिक ऑक्सीजन परमाणु और अनआयन शॉर्ट वेव सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो थर्मोस्फीयर है, ये जो वायुमंडल का एक पार्ट है जिसको हम थर्मोस्फीयर कहते हैं, ये थर्मोस्फीयर क्या करता है, आयनिक ऑक्सीजन परमाणु को
दूसरी तरफ अनआयन शॉर्ट्स वेव को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये अपने अंदर उसे खींच लेता है। ध्यान से समझना है, ऑक्सीजन परमाणु और अनआयन शॉर्ट्स वेव को, विकिरण को ये एब्जॉर्ब करता है, जो इस परत में तापमान को -96 डिग्री सेल्सियस निचली सीमा से 1200 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझिएगा, 1200 डिग्री सेल्सियस ऊपरी परत तक तेजी से बढ़ाता है। बड़ा समझने योग्य बात है। ये एक ऐसा जगह है जहां पे मनुष्यों का जीवन तो संभव नहीं हो सकता। जैसे हम आम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े जो भी हैं, ना तो वो -96 डिग्री सेल्सियस में एडजस्ट कर सकते हैं और ना वो 1200 डिग्री सेल्सियस में एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि जो दूध होता है या पानी होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो मतलब मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगते हैं। तो क्या आप उसे कभी हाथ डाल के देखो तो कितना आपको गर्म महसूस होता है। अगर उससे 1200 गुना, मतलब 1200 डिग्री सेल्सियस पे क्या जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हमें पता है कि माइनस तो जल्दी आता ही नहीं है टेम्परेचर, नॉर्मली +5 भी रहता है ना डिग्री सेल्सियस, तो ठंड के मारे हालत खराब हो जाता है। हमारे भारत में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे चलो -7 -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन -96 इंसान, पशु पक्षी जानवर किसी के लिए भी एडजस्टेबल नहीं है। और यहाँ पे थर्मोस्फीयर में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु और अनआयन शॉर्ट्स वेव के विकिरण को अवशोषित किया जाता है और इस कारण से -96 डिग्री सेल्सियस इसकी सबसे निचली सीमा होती है, जिसमें यह बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और गर्म की बात करें तो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसकी सीमा पहुंच जाती है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से गर्मी वहां पे बढ़ने लगता है। ऐसे में तो एडजस्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जीव मंडल, जो काफी महत्वपूर्ण है और ऑलरेडी आपने कई बार जीव मंडल के बारे में पढ़ा भी है। क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। आपने क्लास 6 में भी जीव मंडल पढ़ा होगा, 7 में भी, 9th में भी पढ़ना है, थोड़ा सा पॉइंट इसके 10th में भी पढ़ने हैं। तो देखिए, ये ग्रीक भाषा से लिया गया बायोस होता है, मतलब ग्रीक भाषा का बायोस शब्द लिया गया है। ग्रीक भाषा के अंदर से बायोस शब्द से इसको बनाया गया है। मतलब कि ग्रीक बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। हर पशु पक्षी, चाहे वो सजीव हो किसी प्रकार का, उसको जीवन चाहिए। यह पर्यावरण में वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का स्व-विनियमन अतिव्यापी क्षेत्र है। अब ध्यान से समझिए, जीव मंडल का मतलब क्या होता है? जहां पे जीवों का निवास होता है, जहां पे जीवन संभव हो पाता है, जहां पे जीव स्वस्थ रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों का संयोग है, तीनों से मिलके बना है क्या? जीव मंडल। क्योंकि हमारे पृथ्वी पे वायु में भी जीवन है, बहुत सारे पशु पक्षी वायु में विचरण करते हैं। स्थल मंडल हम मनुष्य जानवरों के लिए स्थल मंडल है। जल मंडल बहुत तरह के ऐसे जीव जंतु हैं जो पानी में निवास करते हैं। तो इन सभी का मिलके जो है वो जीव मंडल का निर्माण होता है, जहां जीवन अस्थायी रूप से मौजूद है, जहां पे जीवन है और जैविक, स्वपोषी, विषमपोषी और अजैविक घटक जैसे वायु के बीच में स्वस्थ अंतःक्रिया द्वारा पोषित होता है, फलता फूलता है, जिसमें पानी, धूप, मिट्टी, चट्टान आदि प्रकृति के बनाए गए कुछ चीजें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण में हर चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वो जैविक घटक हो या फिर वो अजैविक घटक हो, चाहे वो सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो। इन सभी के संयोग से ही कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के अंदर स्वस्थ जीवन संभव हो पाता है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जीव मंडल क्या होता है, कैसे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के मिलने से ही जीव मंडल का निर्माण होता है। और जीव मंडल में जैविक अजैविक दोनों घटकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वपोषी विषमपोषी भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी के क्रियाओं के माध्यम से ही जीवन संभव हो पाता है, जिसके लिए पानी, धूप, मिट्टी, चट्टान, ये सारी चीजें जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, ये सब महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत में पर्यावरण शिक्षा। ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मैं जब वीडियो की शुरुआत में आपको पढ़ाना शुरू किया था, कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था, टॉपिक्स के बारे में बताया था, बुलेट पॉइंट्स के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि भारत में पर्यावरण शिक्षा का स्तर कैसे जुड़ा है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अब तो मैं कॉलेज में आ गया,
बीए पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन स्नातक में हूँ और फिर मुझे पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, भारत ने भी पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए। इंडिया के अंदर भी स्नातक के बच्चों को पर्यावरण शिक्षा भारत में 1985 से 2000 के दौरान कई केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किया गया। जो स्नातक के बच्चे, जो आप हो, कॉलेज के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, इनके लिए 1985 से 2000 ईस्वी के बीच में कई सारे केंद्र सरकार के द्वारा और कई सारे जो राज्य के अंदर यूनिवर्सिटीज थे, इन लोगों ने बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया। 1991 में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कब? 1991 में। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका फैसला तो सबसे ऊपर होता है। उन्होंने ये आदेश दिया कि भारत में सभी यूनिवर्सिटीज में स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन के बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देना अनिवार्य है। भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर सभी धाराओं के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक अनिवार्य पेपर बनाने के निर्देश दिए गए। मतलब कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना अभी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में या पर्यावरण के बारे में, ये अनिवार्य पेपर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं इन्हीं चैप्टरों को शुरू कर रहा हूं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालय, मतलब अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज में पर्यावरण और उसके विभिन्न आयामों पर, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग फैक्टर पर कई प्रकार के अल्पकालिक और नियमित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में अलग अलग तरीकों से इन विषयों को सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में इसे एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जो हर एक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ाया जाना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पर्यावरण बाद में महत्वपूर्ण मील के पत्थर। इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या हुआ, 1962 में रॉचेल कार्सन, व्यक्ति का नाम है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा साइलेंट स्प्रिंग। ध्यान से समझना है, पर्यावरण के महत्वपूर्ण मील के पत्थर का मतलब क्या होता है। 1962 में रॉचेल कार्सन जैसे व्यक्ति ने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। अब इसके प्रकाशन जब हुआ, मतलब जब बुक छप गया, उसके बाद पश्चिमी दुनिया में, मतलब कि पश्चिमी दुनिया कहने का मतलब अमेरिका के साइड के लोग के, मतलब देश कह सकते हो, पर्यावरण क्षरण के बारे में पहली बार चिंता जताई गई थी। इन्होंने जो बुक लिखा इसमें पहली बार उन्होंने बताया है किस प्रकार से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। इस पुस्तक ने अमेरिका में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और इसके प्रभाव का मुद्दा उठाया। किसने? रॉचेल कार्सन ने बताया कि किस प्रकार अमेरिका अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करता है, अमेरिका अधिक से अधिक उर्वरकों का उपयोग करता है, उसके खतरनाक दुष्परिणाम यहाँ के वातावरण, इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें पश्चिमी दुनिया में पहली बार कब हुआ? जब 1962 में रॉचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इन सभी मुद्दों को विस्तार से बात किया। तब ये चर्चा का विषय बन गया, एक समस्या बन गया कि किस प्रकार से अमेरिका और देशों की अपेक्षा पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन करता है, अधिक से अधिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। पर्यावरण के विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों पर 1970 में क्लब ऑफ रोम की पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ध्यान से समझिएगा, पर्यावरण के विभिन्न जैविक और अजैविक घटकों की बात हमने पहले भी किया है, सजीव और निर्जीव की बात भी हमने पहले किया है, लेकिन 1970 में क्लब ऑफ रोम की जो पुस्तक आई लिमिट टू ग्रोथ, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से 2 फरवरी 1971 को, मतलब कि आप समानांतर कन्वेंशन कह सकते हैं, इसके अस्तित्व में लाया गया। इसमें लोगों के द्वारा बातें की गई, इसलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे जमीन की सुरक्षा करना संभव हो पाता है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते अभी भी जमीनों का, उर्वरकों का, रसायनों का उपयोग धड़ल्ले से ही होता है। अब तो समय और इतना बर्बाद हो गया है कि हरी सब्जी, दाल खाने वाले वस्तुओं में कई प्रकार की मिलावट देखने को मिलते हैं।
लेकिन 1970 में क्लब ऑफ रोम की पुस्तक लिमिट टू ग्रोथ से ही पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसके बाद इन चीजों के ऊपर बेहतर कार्य करने और विचार बनाने के मुद्दों को रखा गया। और इसी कारण से हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून के बीच में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इन चीजों को समझ लीजिए कि क्या हुआ। स्टॉकहोम में आयोजित किया गया क्या, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कब से कब तक चला, 5 जून से 16 जून तक। इसमें क्या हुआ, भारत में भी पर्यावरण क्षरण पर अपना विचार प्रस्तुत किया। मतलब ये जो सम्मेलन हुआ जहां पे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि को बुलाया गया, इसमें भारत भी पहुंचा और भारत ने भी पर्यावरण क्षरण पर अपना विचार दिया, प्रस्तुत किया। इसी सम्मेलन की याद में प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यहां से आपका 1 नंबर का प्रश्न भी तैयार हो जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कहां हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। कब से कब तक चला, 5 जून से 16 जून तक चला। इसमें भारत भी शामिल हुआ और भारत ने अपना मतलब इसके पास जो पर्यावरण क्षरण के ऊपर मुद्दा था, इसने भी उसको प्रस्तुत किया उस सम्मेलन में। भारत ने अपने राष्ट्रीय पशु, भारत को मतलब कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल है, इन सभी को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय अगर आप देखो जानवर में, एनिमल्स में, तो टाइगर ही आता है। तो 1973 में भारत ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इस बीच भारत और दुनिया का सबसे खराब औद्योगिक आपदाएं देखा। भारत जो है और दुनिया ने सबसे खराब औद्योगिक आपदाएं कहने का मतलब है कि इस बीच में व्यापार को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें देखी गई। जैसे भोपाल गैस त्रासदी है जो 2 और 3 दिसंबर के बीच 1984 में देखा गया। चेरनोबिल परमाणु आपदा है जो 26 अप्रैल 1986 को देखा गया, जिसने दुनिया को कई सबक सिखाए। इससे दुनिया को कई प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो था वो तो एक एक्सीडेंट था या फिर आप लापरवाही कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो भारत ने अपने राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत की ताकि टाइगर का संरक्षण हो सके। हालांकि इसी दौरान भारत और पूरी दुनिया ने कई प्रकार की अलग अलग आपदाओं का सामना किया है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा भारत के अंदर का वो महत्वपूर्ण और प्रमुख आपदा माना जाता है, जिसे आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस द्वारा ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए, मैंने आपको अभी समताप मंडल में समझाया था कि किस प्रकार से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। तो इसके लिए वियना कन्वेंशन 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 पर हस्ताक्षर भी किया गया है। सतत विकास की अवधारणा को ब्रटलैंड आयोजन में रिपोर्ट हमारा सामान्य भविष्य द्वारा दुनिया के सामने पेश किया गया। अब इसे समझ लीजिए, कई प्रकार के ऐसे आयोजन किए गए हैं विश्व स्तरीय पे, वैश्विक स्तरीय पे कई प्रकार के मीटिंग किए गए हैं जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि को बुलाया गया और ओजोन परत की क्षय के भी मुद्दे को सामने रखा गया। क्योंकि जिस प्रकार से ओजोन परत क्षय हो रहा है और ऐसे में अगर पूर्ण रूप से ओजोन परत क्षय हो गया तो पृथ्वी पे भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी भी और ग्रहों की तरह हो जाएगा जहां पे ना तो पशु पक्षी मिलेंगे, मानव मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, नदी, कुछ नहीं मिलेगा, ये सब क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल IPCC 1989 में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए अस्तित्व में आया। ध्यान से समझिएगा, 1989 में ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापमान है इसको कंट्रोल में करने के लिए, इससे निपटने के लिए एक खाका तैयार किया गया, एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो तैयार किया गया। एजेंडा 21 को 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण है और पहले भी आपने पढ़ा है।
अपने शिखर सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था और एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इन सभी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एजेंडा 21 को 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के तीनों बहन सम्मेलनों, मतलब अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक तो हमारा है यूएनएफसीसी और यूएनबीसीडी और यूएनसीडीसी। अब इन तीनों को आपस में मतलब बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो इन तीनों का जो सम्मेलन हुआ है 1992 में हस्ताक्षर किए गए और इसका खास मुद्दा क्या था, इसमें पॉइंट जो सबसे ज्यादा नोट किए गए वो था ग्लोबल वार्मिंग। इसके जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, ग्रीन गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो मतलब कि जो 10वां था 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और इसका प्रमुख मुद्दा कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक टेम्परेचर को रखा गया, वैश्विक तापमान को रखा गया, जो दुनिया भर में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का कारण बन चुका है। तो ये सारी चीजें थी आपके इस चैप्टर में। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पहले चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे मैंने सभी को बड़े ही डिटेल्स के साथ समझा दिया है और आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।